नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है अफवाह तंत्र। नदियों का जो टॉपिक है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। हर तरीके का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें ये अफवाह तंत्र का नदियों का प्रश्न आता ही आता है। तो हम आज चालू करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है पहले हम ये बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो अफवाह तंत्र है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। कैसे कैसे, जैसे ये हमारा देख लेते हैं हम। ये भारत है। भारत में यहाँ पर है हिमालय पर्वतमाला, और भारत का ये बीच का हिस्सा है, इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, और दक्षिण पूर्व में पड़ता है बंगाल की खाड़ी। हम ये देखना है कि एक तो उद्गम के हिसाब से और एक संगम के हिसाब से नदियों का अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है। एक तो हम लिखेंगे यहाँ पर संगम या विलीन के अनुसार कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है, और दूसरा लिखेंगे हम उद्गम के रूप में अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है। संगम या विलीन का मतलब भारत की जो भी नदियां हैं वो अरब सागर में विलीन होती है या बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। इस प्रकार दो प्रकार का अफवाह तंत्र है। एक तो लिखते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र, और एक आता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। जो नदियाँ अपना जल अरब सागर में लेके आती है वो कहलाता है अरब सागर का अफवाह तंत्र, और जो नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके आती है वो कहलाती है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जैसे सिंधु नदी अपना जल यहाँ लेके आती है अरब सागर में। राजस्थान से निकलने वाली लूणी नदी अपना जल कहाँ लेके आती है अरब सागर में। माही नदी अपना जल कहाँ लेके आती है अरब सागर में। और यहाँ से नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी अपना जल कहाँ लेके आती है अरब सागर में। तो जो नदियाँ अपना जल अरब सागर में लेके आती है वो कहलाता है अरब सागर का अफवाह तंत्र। और जो नदियाँ चाहे वो हिमालय से निकलने वाली हो और चाहे वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली हो, वो जो अपना जल कहाँ लेके जाती है बंगाल की खाड़ी में, वो कहलाता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ये हमने बनाया है हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। हमने जो हिमालय से उद्गम के हिसाब से, और दूसरा हमने प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम के हिसाब से देखना है। पहले हमने देखा है सिर्फ संगम के हिसाब से, जो नदियाँ इसमें आके गिरती है और जो नदियाँ इसमें आके गिरती है। इस प्रकार एक है अरब सागर का अफवाह तंत्र, दूसरा हुआ बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। हम अरब सागर की बात करें तो कुल अफवाह का 23% जो पानी है वो कहाँ आता है अरब सागर में, और टोटल जल का कितना पानी 77% जो हिस्सा है कहाँ जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो हुआ कुल अफवाह का 77%, और ये हुआ 23%। और किस हिसाब से हम बात करें संगम या विलीन के अनुसार अफवाह तंत्र की हमने बात की थी, इसका हिस्सा इस तरीके से है। अब हमें बात करनी है उद्गम के हिसाब से, नदियाँ सिर्फ कहाँ से निकलती है इस हिसाब से हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हुआ हिमालय का अफवाह तंत्र, और दूसरा हुआ हमारा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। उद्गम के अनुसार जो नदियाँ जहाँ से निकलती है उसके अनुसार हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। जो नदियाँ हिमालय से निकलती है उसे हम कहेंगे हिमालय का अफवाह तंत्र, और जो नदियाँ केवल प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं उसे हम कहेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है,
और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ वो भी अरब सागर में जा सकती है और बंगाल की खाड़ी में जा सकती है। हमें सिर्फ उद्गम के रूप में देखना है। तो हमने देखा संगम या विलीन के आधार पर अरब सागर में आने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ। उधर देखा हमने जो उद्गम के हिसाब से हिमालय का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यहाँ जो नदियाँ आती हैं उनमें एक दो नाम आपको बता रहा हूँ मैं। एक तो आती है सिंधु नदी, एक आती है माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। मैंने कुछ एक नाम लिखे हैं जो नदियाँ अपना जल कहाँ लेके आती है, अरब सागर में लेके आती हैं। ये जो नदी है ये तो आती है हिमालय से और ये तीनों नदियाँ आती है प्रायद्वीपीय पठार से। इसका मतलब ये सिर्फ संगम से है, न कि उद्गम से इसका कोई लेना देना है। उद्गम कहीं से हो आके कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में आके गिरती है। इस हिसाब से अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गंगा भी जाती है, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र भी आती है और बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र, बंगाल की खाड़ी में आपकी गोदावरी नदी भी आती है और महानदी भी आती है, कृष्णा भी आती है, कावेरी भी आती है। तो देखो बंगाल की खाड़ी में यहाँ जाने वाली नदियाँ यहाँ से भी आती है और यहाँ से भी आती है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र आती है हिमालय से, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी कहाँ से आती है, प्रायद्वीपीय पठार से आती है। तो हमें तो सिर्फ संगम के हिसाब से बात करनी है, इसमें नदियाँ कहाँ से आती है कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इसके अंदर जो आती है वो कहलाता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, इसमें जो नदियाँ आती है वो कहलाता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। हम वहाँ बात करते हैं। यहाँ सिर्फ उन्हीं नदियों की बात करेंगे जिसका उद्गम हिमालय से होता है और यहाँ हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जिसका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। तो ये जो है हिमालय का अपवाह तंत्र, इसमें मुख्य नदियाँ आती है। एक तो है सिंधु नदी, दूसरी आती है आपकी गंगा तंत्र या गंगा नदी और तीसरी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों ही तंत्र मुख्य हैं, बड़े तंत्र माने जाते हैं ये तंत्र। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, इसमें बहुत सी नदियाँ आती हैं जैसे गोदावरी, जैसे कृष्णा, जैसे कावेरी। इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो हमने देखा कि जो उद्गम के हिसाब से नदियाँ जो आती हैं वो हिमालय से आती हैं और प्रायद्वीपीय पठार से आती है। हमें शुरू करना है हिमालय का अपवाह तंत्र। तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। हिमालय का अपवाह तंत्र। हमें यहाँ देखना है उद्गम के रूप में अपवाह तंत्र। इसको हमने तीन हिस्सों में बांट दिया। एक तो आता है हिमालय से उद्गम, पहला आता है हमारा हिमालय से उद्गम। इसको हम तीन हिस्सों में बांटा। पहला आता है हमारा सिंधु तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा आता है हमारा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमें हिमालय से उद्गम के हिसाब से तीन तंत्र पढ़ने हैं। पहला आता है सिंधु नदी तंत्र, फिर आता है गंगा नदी तंत्र और तीसरा आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें यह देखना है कि इसका जो पानी जाता है वो तो जाता है अरब सागर में और इन दोनों का पानी जाता है वो जाता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कहीं जाए, हमें तो सिर्फ ये देखना है उद्गम के हिसाब से पहला तंत्र कौन सा है, सिंधु तंत्र। और आज हम इसी की बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनका पौराणिक नाम क्या था, उनकी लंबाइयाँ कितनी है और उन पर प्रयोजनाएँ कितनी है, ये हमें बात करनी है।
तो देखते हैं हम, पहला हमारा सिंधु नदी तंत्र। इसकी हमें देखनी है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सिंधु के साथ साथ हम बात करेंगे एक तो चिनाब नदी की, चिनाब नदी। दूसरी हम बात करेंगे झेलम नदी। तीसरी हम बात करेंगे रावी नदी। फिर हम बात करेंगे सतलज नदी। फिर हम बात करेंगे व्यास नदी। इस तरीके से हमें कुल मिला के एक सिंधु की बात करनी है और 5 ये नदियां हैं, इनकी हमें बात करनी है। इनमें आपको बता दूं मैं, जो चिनाब नदी है उनकी ये सारी सहायक नदियां हैं, और जो सतलज है इसकी सहायक नदी का नाम है व्यास नदी। तो हमें देखना है कि चिनाब की सहायक नदियों की बात कर लेंगे। चिनाब किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, रावी और सतलज किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। और व्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ये हमें मैप पे देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से आप इसको देखना। ये हमने रफ डायग्राम बना लिया भारत का। भारत का डायग्राम बना लिया। ऊपर जो राज्य पड़ता है, इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, इस राज्य का नाम है पंजाब, और इस राज्य का नाम है हमारा हिमाचल प्रदेश। हमें 3 राज्यों की बात करनी है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल। यहाँ की बात करें, ये जो प्रदेश है इसका नाम है तिब्बत। वर्तमान में चीन के अधीन है, यह है तिब्बत। हमें बात करनी है सिंधु नदी की। यहाँ है पाकिस्तान और नीचे ये पड़ता है अरब सागर। अरब सागर। तो देखते हैं नदियाँ कैसे कैसे बहती हैं। पहली नदी है सिंधु नदी, वो यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई कहाँ के गिरती है? वो अरब सागर में आकर गिरती है। ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो यहाँ से होता है, प्रवेश करती है यहाँ से करती है, बाहर निकलती है इस जगह से। यहाँ पर जो स्थान है इसका नाम है मिठनकोट, और ये है इसका कराची शहर। तो लिख देते हैं, एक बार नाम नोट कर लेते हैं हम। जहाँ से सिंधु का उद्गम होता है, इस जगह का नाम है बोखरचू। बोखरचू ये एक तरीके का हिमनद है, ग्लेशियर है हिमनद, और मानसरोवर के पास है। मानसरोवर है कहाँ पर? ये तिब्बत में है। तो स्पष्ट है, जो सिंधु नदी है उसका उद्गम बोखरचू हिमनद मानसरोवर से, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और जहाँ से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, इस जगह का नाम है दमचोक। और जहाँ से ये बाहर निकलती है, इस जगह का नाम है चिलास। चिलास जो है पाकिस्तान के दर्दिस्तान के पास पड़ता है। दर्दिस्तान, यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। एक चीज़ और, ये जो अंत में प्रवेश करती है, ये जो प्रदेश आता है, इस प्रदेश को कहा जाता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये जो स्थान आता है, इस स्थान को कहा जाता है मिठनकोट। मिठनकोट पाकिस्तान में है। और ये रहा जो पाकिस्तान का शहर है कराची। इस पर प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कराची किस नदी के किनारे है? तो हम कह देंगे ये सिंधु नदी के किनारे है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे कराची शहर, या कराची के पूर्व में सिंधु नदी कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। तो हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत से, और राजस्थान के जम्मू कश्मीर के दमचौक से ये भारत में प्रवेश करती है। और POK के अंदर चिलास दर्दिस्तान जो है पाकिस्तान में, वहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के मिठनकोट जो है शहर, इसके किनारे से बहती हुई आगे कराची के पास से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। हमें सिंधु की बात करनी है कि इसकी लंबाई कितनी है। सिंधु की, इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर सिंधु की लंबाई है। अगर इसकी लंबाई भारत में देखें हम, तो भारत में लंबाई है इसकी 1134 किलोमीटर।
और केवल एक ही राज्य में प्रवाहित होती है भारत के, और वो राज्य है जम्मू कश्मीर। अब हमें बात करनी है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो प्रमुख सहायक नदी का नाम है चिनाब। वो कहाँ से निकलती है हमें देखना है। तो गौर से देखो आप चिनाब नदी के बारे में। तो ये तो था पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ये है जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी का उद्गम होता है यहाँ से। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से। एक नदी ये है और एक नदी ये है। इस नदी का नाम है, ऊपर वाली नदी का नाम है चंद्रा, और इस नदी का नाम है भागा। चंद्रा नदी और ये भागा नदी। चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ ही, यहाँ पर दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचाला दर्रा। इसके पश्चिम और पूर्व से निकलती है। बड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जो मंडी ज़िला है उसको लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। उसके दोनों तरफ से निकलती है और दोनों यहाँ जाके मिलती है। इस जगह दोनों का संगम होता है और इस जगह को कहा जाता है तंडी। हिमाचल प्रदेश में तंडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा का संगम होता है और यहाँ से ये नदी का रूप ले लेगी एक, और ये जम्मू कश्मीर में जाती है, पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में जाकर मीठन कोट के पास जाकर ये सिंधु में मिल जाती है। तो ये हुई हमारी चिनाब नदी। अब हम बात करते हैं आगे वाली नदी की, झेलम नदी की। ये कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर में, यहाँ से। ये राज्य जो है जम्मू कश्मीर है, यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद में, ऐसे प्रवाहित होने के बाद में, ये आके गिरती है चिनाब में। मैंने बताया था ये चिनाब की सहायक नदी है और इस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी, इसका जहाँ से उद्गम होता है इस जगह का नाम है शेषनाग। शेषनाग झील। शेषनाग झील, झेलम नदी, पाकिस्तान और ये चिनाब नदी में आकर मिलती है। झेलम नदी को याद करना आसान है। आप कह सकते हो कि शेषनाग को झेलना मुश्किल है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो ये हुई इसकी सहायक नदी, झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी। हम इनकी लंबाइयों की भी बात करेंगे। एक बार हम नदियाँ कर लें पूरी, फिर उनकी लंबाइयों की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं रावी नदी की, कहाँ से बहती है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में। ये रहा रोहतांग दर्रा, लिख देता हूँ, ये है रोहतांग दर्रा। यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रे से इस तरीके से जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, और किस में आके गिरती है? ये चिनाब में आके गिरती है। ये हमारी रावी नदी। रावी का उद्गम होता है, रोहतांग दर्रा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से निकलती है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में जाती है, उसके बाद में पंजाब में आती है, पाकिस्तान में जाती है और यहाँ आकर ये इसमें मिल जाते हैं। थोड़ा रह गया पीछे ये, जहाँ पर नदी झेलम नदी आके मिलती है चिनाब के अंदर, इस जगह को कहा जाता है त्रिमू। त्रिमू कहा जाता है, थोड़ा बड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं, त्रिमू कहा जाता है। और जहाँ पर रावी नदी इस चिनाब में जाके मिलती है, इस जगह को कहा जाता है झुंग। झंग भी कहा जाता है। और ये झुंग जो है ये पाकिस्तान का ज़िला है जिसके पास जाकर रावी नदी चिनाब में मिल जाती है। तो हमने दो नदियों की बात कर ली। एक होगी हमारी झेलम नदी, एक होगी रावी नदी। अब हमें बात करनी है सतलज नदी की। तो सतलज के लिए हमें नीचे वाले नाम एक बार मिटाने पड़ेंगे। ये था हमारा हिमाचल प्रदेश और ये था हमारा पंजाब। जो सतलज नदी है उसका उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत में कहाँ से होता है? राक्षसताल झील से होता है। राक्षसताल झील यहाँ से निकलने के बाद में हिमाचल में प्रवेश करती है। हिमाचल के बाद ये पंजाब में आती है, पंजाब के बाद पाकिस्तान में आती है और चिनाब में आके मिल जाती है। हम जिस नदी की बात कर रहे हैं इसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी जहाँ से ये प्रवेश करती है, जहाँ से ये हिमाचल में प्रवेश करती है, ये एक तरीके का दर्रा है। इसे कहा जाता है सिपकीला दर्रा।
अच्छा क्वेश्चन बनता है। शिपकिला दर्रा जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के शिमला प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। हिमाचल प्रदेश में है, इधर तिब्बत है, और इसी दर्रे से होकर ये जो नदी है जिसका नाम है आपका सतलज नदी प्रवेश करती है, हिमाचल में आती है, पंजाब में जाती है, पाकिस्तान में जाती है, और ये चिनाब में जाके मिल जाती है। और जहाँ चिनाब में जाके मिलती है इस जगह का नाम है लोधराम। नामक स्थान, यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। तो दोस्तों हमने सिंधु की बात की, चिनाब की बात की, चिनाब नदी हरे रंग में जो मैंने बना रखी है ये चिनाब नदी है। झेलम की बात कर ली, ये झेलम नदी शेषनाग झील से आती है जिसको झेलना मुश्किल है। और उसके बाद में रावी नदी, मैंने बताया था रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा रै से रोहतांग और रै से रावी, और ये जम्मू कश्मीर पंजाब से होती है, पाकिस्तान में आकर झुंग नामक स्थान पर आकर चिनाब में मिल जाती है। सतलज नदी की बात की, सतलज नदी राक्षसताल झील से निकलती है, शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में, फिर आपके पंजाब में, पाकिस्तान में, और लोधराम नामक स्थान पर आकर चिनाब में मिल जाती है। अब बची हमारी व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है। व्यास कुंड इसी रोहतांग दर्रे के अंदर है, तो इसके अंदर हम छोटा सा एक बना लेते हैं। रोहतांग दर्रे में इसका नाम बताया था मैंने आपको, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, और यहीं पर व्यास कुंड है, व्यास कुंड। व्यास कुंड से निकलने के बाद में ये पंजाब में जाती है और ये आके मिलती है सतलज में। जहाँ सतलज में आके मिलती है इस स्थान का नाम है हरी के बैराज। हरी के बैराज, हरी के बैराज के पास दो नदियों का संगम होता है, व्यास व सतलज। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पंजाब के नीचे यहाँ राजस्थान पड़ता है, और राजस्थान के लिए एक परियोजना निकलती है यहाँ से जिसका नाम है IGNP। तो नोट करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम IGNP का उद्गम कहाँ से होता है? हरी के बैराज से होता है, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, व्यास और सतलज का। तो दोस्तों हमने इनके उद्गम स्थल की बात कर ली और इनका संगम कहाँ होता है वो बात कर ली। किस किस की सहायक नदियाँ हैं एक बार मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ। सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखरचू हिमनद मानसरोवर के पास होता है, तिब्बत से होता है। ये दमचौक से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, POK से होकर ये चिलास दर्दिस्तान नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, मिठनकोट आता है, कराची शहर आता है, उसके बाद में अरब सागर में मिल जाती है। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक द्रोणी मानी जाती है सिंधु द्रोणी, और भारत में इसकी लंबाई 1134 किलोमीटर है। कई जगह आपको 1114 किलोमीटर भी मिल सकते हैं और कई जगह 1138 किलोमीटर भी इसकी लंबाई आपको मिलती है। तो हमें इसको लंबाई जो लगभग 1100 करीब करीब माननी है। उसके बाद में हमने बात की चिनाब नदी की। चिनाब का उद्गम होता है चंद्रा और भागा नदी से, और ये दोनों जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है तंडी। तंडी के बाद में इसका नाम हो जाता है चिनाब। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, ये जो राज्य है ये जम्मू कश्मीर है। उसके बाद में जाती है पाकिस्तान में और मिठनकोट के पास जाकर ये इसमें मिल जाती है। चिनाब की जो लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। ये है 1180 किलोमीटर लंबाई वाली चिनाब नदी। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? भारत से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम जो होता है वो शेषनाग झील से होता है, मैंने आपको बता दिया। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ये जो इसकी चिनाब की सहायक नदी है 724 किलोमीटर। अगर हम रावी की बात करें, रावी नदी का उद्गम होता है आपका यहाँ से रोहतांग दर्रे से, इस तरीके से प्रवाहित होती है और झुंग नामक स्थान पर आकर इसमें मिलती है। रावी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। और उसके बाद में आता है आपका सतलज नदी की बात करें। सतलज नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ आती है। इसकी टोटल लंबाई है सतलज नदी की 1450 किलोमीटर। अगर भारत में बात करें, इस शिपकिला दर्रे से लेकर पंजाब की सीमा रेखा तक इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। तो सतलज की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर, भारत में लंबाई है 1050 किलोमीटर। हमें व्यास नदी की बात करनी है। व्यास नदी जो है व्यास कुंड से निकलती है और ये हरी के बैराज के पास आकर, जो व्यास आपका हरी के बैराज है उसके पास आकर ये सतलज में मिल जाती है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने प्रमुख नदियों की बात कर ली, इनका उद्गम कहाँ से होता है उसकी बात कर ली, और ये कहाँ की गिरती है ये भी हमने बात कर ली।
अब आता है इन पर प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है, इनके बीच के जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, ये भी हमें देखना है। तो एक बार मैं इनके उपनाम हैं वो साथ के साथ आपको बता दूं क्या क्या किसको कहा जाता है। उपनाम क्या क्या है इनके। चिनाब नदी है, इसे कहा जाता है अश्किनी। अश्किनी नदी इसका पौराणिक नाम है या प्राचीन नाम है। झेलम की बात करें तो झेलम नदी का नाम है वितिस्ता नदी। अगर हम रावी की बात करें तो रावी को कहते थे इरावती नदी या कहा जाता है परूषणी नदी। परूषणी नदी नाम इसका है। अगर हम बात करें सतलज नदी की तो इसे कहा जाता है सतोद्री नदी। सतोद्री नदी। इसी क्रम में पूर्व से पश्चिम की ओर एक नदी और बहती है, हालांकि वो सिंधु का हिस्सा अब नहीं है, पहले सिंधु का हिस्सा हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं घग्गर नदी। वर्तमान में हिमाचल से निकलती है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद में राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ विलीन हो जाती है। उसको अभी कहा जाता है घग्गर और पहले इसका नाम था सरस्वती नदी। सरस्वती या इसका नाम था द्रसदती नदी, ये इसका पौराणिक नाम था। तो हमने इन नदियों के जो प्राचीन नाम हैं उनकी हमने बात कर ली। अब यहाँ देखते हैं इन पर प्रयोजनाएं कौन कौन सी है वो भी हम नोट कर लेते हैं। तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। ये हमारा जम्मू कश्मीर, इस तरीके से आगे चलते हैं। ये तो आ गया जम्मू कश्मीर और नीचे आता है, ये आता है हमारा पंजाब और ये आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो छोटा छोटा मैं नाम लिख देता हूँ एक बार। ये जम्मू कश्मीर, ये आता है हमारा पंजाब और ये आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। थोड़ा इजी हो जाएगा समझना आपके लिए। यहाँ पर है पाकिस्तान और ये जो हिस्सा पड़ता है ये है तिब्बत, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये है तिब्बत। उपनाम अगर आपने नोट कर लिए हैं तो मैं इनको साफ कर रहा हूँ, ये रहे। अब हमें बात करनी है शुरू से दोबारा इन नदियों की। पहली नदी है हमारी सिंधु नदी। सिंधु के बारे में आपको बताया था, यहाँ से निकलती है बोखरचू से, ये दमचौक के पास प्रवेश करती है, पीओके से होने के बाद में चिलास दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है, मिठनकोट आता है, कराची आता है और ये अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। यहाँ पर इसको तिब्बत में इसको कहा जाता है शेरमुख, यह इसका एक नाम है सिंगी खबान। सिंगी खबान इसका नाम है, हालांकि कोई विशेष नहीं है, फिर भी हमने इसके बारे में पढ़ लिया। शेरमुख या इसको सिंगी खबान कहा जाता है तिब्बत के अंदर। उसके बाद हमने बात की कि ये अकेले जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, पीओके जो क्षेत्र है इसमें प्रवाहित होती है और एक बड़ा सा गार्ज आता है यहाँ पर, ये गार्ज है, इसका नाम है सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज सबसे बड़ा गार्ज है, इससे होकर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लंबाई हमने इसकी पढ़ ली थी, लंबाई है 2880 किलोमीटर और इसकी भारत में लंबाई है 1134 किलोमीटर, इसकी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में नाम आता है हमारा चिनाब नदी। इस पर कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, हमें बात करनी है चिनाब नदी की। पहली वही नदी है जिसके बारे में विशेष बातें हमें करनी है। तो चिनाब नदी मैंने बताया था, ये है आपकी चंद्रा और ये है भागा नदी, दोनों के बाद में ये चिनाब नदी, ये जम्मू कश्मीर और ये पाकिस्तान और ये यहाँ के मिलते हैं। इस नदी का नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी। फिर हमें बात करनी है झेलम नदी की। झेलम नदी जो है वो यहाँ से निकलती है शेषनाग झील से और ऐसे प्रवाहित होने के बाद में पाकिस्तान में और सीधी चिनाब में आकर मिलती है। ये है आपकी झेलम नदी। अब हमें बात करनी है रावी नदी की। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, यहाँ से निकलने के बाद में जम्मू कश्मीर, पंजाब और किस में आके मिलती है, चिनाब में आकर मिलती है। ये है रावी नदी। रावी नदी। उसके बाद हम बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी आती है यहाँ से राक्षसताल झील से और ये आता है आपका दर्रा, बताया था मैंने आपको,
इसका नाम था शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और किस में आके मिलती है? चिनाब में आकर मिलती है। इस स्थान का नाम बताया था मैंने आपको, लोधराम। फिर बचती है व्यास नदी। व्यास का उद्गम होता है, मैंने बताया था व्यास कुंड जो है कहाँ पर? रोहतांग दर्रे के पास है। तो ये रहा व्यास कुंड, और यहाँ से निकलने के बाद में ये व्यास नदी पंजाब में आती है और किस में आके गिरती है? ये सतलज नदी में आके गिरती है। तो ये नदियाँ थी। अब हमें इन पर परियोजनाओं की बात करनी है, कौन कौन सी परियोजना है। शुरू करते हैं हम झेलम नदी से। यह है झेलम नदी। झेलम नदी पर पहला जो आता है वो आती है वुलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील झेलम आपकी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। फिर आती है इस पर एक शहर बसा हुआ है, नाम है श्रीनगर। इस शहर का जो स्थापना की थी वो की थी अशोक महान ने, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में कर लेना। उसके बाद में आती है एक परियोजना यहाँ पर, ये रही परियोजना। इस परियोजना का नाम है उरी परियोजना। उरी परियोजना, इसके 2 फेज़ हैं। परियोजना इसके 2 फेज़ हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर। यहाँ से कुल कितने विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ देखेंगे हम। उसके बाद में एक परियोजना और आती है यहाँ पर। इस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, इसको तुलबुल परियोजना को मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ इधर। तुलबुल परियोजना। और लास्ट में एक नवनिर्मित परियोजना और भी है, ये रही परियोजना यहाँ पर। एक यहाँ पाकिस्तान से नदी आती है और वो जम्मू कश्मीर में जाकर झेलम में मिलती है। इस नदी का नाम है किशन गंगा नदी। ये एक परियोजना है, किशन गंगा नदी। इस पर संचालित परियोजना को कहा जाता है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना। तो इस प्रकार कुल मिला के पहली वुलर झील होगी, फिर होगी श्रीनगर जो शहर बसा हुआ है वो, उसके बाद में उरी परियोजना, उसके बाद में तुलबुल परियोजना, और उसके बाद में किशन गंगा परियोजना। ये रही किशन गंगा। ये जो जम्मू कश्मीर से पहले जो है इसे कहा जाता है नीलम। किसकी बात कर रहे हैं हम? किशन गंगा नदी की बात कर रहे हैं। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम नदी, और जैसे ही वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है उसे कहा जाता है किशन गंगा नदी। इसकी जो परियोजना, इस पर जो पानी को स्टोर किया गया है, परियोजना संचालित की गई है, उसे कहा जाता है किशन गंगा परियोजना। इस प्रकार झेलम नदी पर हमने कुल मिला के 5 चीज़ों की बात की है, वुलर झील की, श्रीनगर की, उरी परियोजना की, तुलबुल परियोजना की और किशन गंगा परियोजना की। यहाँ थोड़ा सा ये देखना है कि तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। किस किस के बीच में? एक तो पाकिस्तान और वर्सेस भारत के बीच में विवाद रहता है। विवाद का कारण ये है कि पाकिस्तान ये कहता है तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना का निर्माण 1960 में सिंधु समझौता हुआ था उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में विवाद रहता है कि भारत ने 1960 के समझौते का पालन नहीं किया, ये उसका एक मानना है। चलो आगे हम बात करते हैं। दूसरी है चिनाब नदी। इस पर कौन कौन सी परियोजना आती है? तो चिनाब नदी ये रही, यहाँ से निकलती है। ये चंद्रा नदी आपको बता दिया था, और ये है भागा नदी, और ये तंडी नामक स्थान जहाँ से ये आगे बहती है जम्मू कश्मीर में आ गई। जम्मू कश्मीर में जो परियोजना इस पर आती है वो कौन कौन सी हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर में परियोजना आती है, पहली ये रही परियोजना, दूसरी परियोजना ये है, तीसरी परियोजना ये है, और चौथी परियोजना जो वर्तमान में अभी स्टार्ट हुई है ये परियोजना है। इनके हम नाम नोट करते हैं। पहली परियोजना को कहा जाता है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। दूसरी परियोजना का नाम है बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना। और तीसरी जो परियोजना है इसे कहा जाता है दुलहस्ती बांध परियोजना। और लास्ट जो परियोजना है अपने चिनाब नदी पर, इसे कहा जाता है कीरू जल विद्युत परियोजना, कीरू जल विद्युत परियोजना। इस प्रकार हमने जो झेलम नदी है उस पर स्थित हमने 4 परियोजनाओं की बात की।
पहली परियोजना आपकी आती है, उसका नाम है सलाल परियोजना। दूसरी परियोजना आती है बगलीहर परियोजना। तीसरी परियोजना आती है दुलहस्ती बांध और चौथी परियोजना आती है, उसका नाम है किरू जल विद्युत परियोजना। पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच में इन दोनों को लेकर विवाद रहता है। पाकिस्तान वर्सेस भारत, इन दोनों को लेकर विवाद रहता है। पाकिस्तान कहता है दुलहस्ती बांध और किरू जल विद्युत परियोजना का निर्माण 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत नहीं हो रहा है। इन दोनों पर कोई विवाद नहीं है। दुलहस्ती बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है, वर्तमान में किरू जल विद्युत परियोजना संचालित की गई है। इन दोनों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो ये हुआ हमारा आपका चिनाब नदी का मैटर। अब हमें बात करनी है आगे रावी नदी की। तो रावी नदी उद्गम होता है इसका यहाँ से। इस पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रावी नदी पर यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है, इसका नाम है चंबा, चंबल के आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं हम। इसमें एक शहर है चंबा और एक शहर यहाँ बसा हुआ है पाकिस्तान में, इसका नाम है कराची। तो कराची नहीं, लाहौर, सॉरी, लाहौर। तो प्रश्न ये आता है चंबा शहर या हिमाचल का चंबा जिला किस नदी के किनारे है? तो हम कह देंगे ये रावी नदी के किनारे है। और ये पूछ ले पाकिस्तान का लाहौर जो आपका शहर है वो किस नदी के किनारे? तो हम कह देंगे रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमें रावी नदी की परियोजनाओं की बात करनी है। तो एक परियोजना इसकी आती है यहाँ पर, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और दो परियोजनाएँ आती है इसकी यहाँ, कहाँ? आपके पंजाब के अंदर। तो जो हिमाचल में परियोजना आती है, हिमाचल में परियोजना आती है, इसे कहा जाता है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना हम बात कर रहे हैं रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। पहला शहर आता है चंबा, उसके बाद में आता है इस पर चमेरा परियोजना। पंजाब की अगर बात करें तो इस पर जो परियोजना है, पंजाब पे पहली जो परियोजना है उसे कहा जाता है थीन बांध। नीचे लिखते हैं थीन बांध। थीन बांध, दूसरा नाम है इसका रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध। थीन बांध में 3 राज्यों का हिस्सा है। एक तो जहाँ बांध बना हुआ है, कहाँ? पंजाब के अंदर। एक है जम्मू कश्मीर का और एक है हिमाचल प्रदेश का। तो नोट करते हैं इसके अंदर एक तो किसका हिस्सा है? पंजाब का है, एक है जम्मू कश्मीर का और एक है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा थीन बांध के अंदर है, जिसका दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध। पठानकोट के पास है ये। आगे वाली जो परियोजना है इसका नाम है शाहपुर कंडी परियोजना। शाहपुर कंडी परियोजना वर्तमान में अभी संचालित हुई है। इस प्रकार हम देखा कि रावी नदी की कुल लंबाई मैंने आपको बता दी थी, उद्गम कहाँ से होता है ये बता दिया था। इस पर 3 परियोजनाएं हैं और 2 शहर बसे हुए हैं। शहर में चंबा और लाहौर आता है। 3 परियोजनाओं में चमेरा, थीन और शाहपुर कंडी जो परियोजना आती है वो इस पर आती है। हमने रावी नदी की बात कर ली। अब हमें बात करनी है सतलज नदी की। सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो होता है आपका राक्षसताल झील, तिब्बत से होता है और ये एक दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। दर्रे का नाम है आपका शिपकिला दर्रा। अब ये हिमाचल में आ गई। हिमाचल है यहाँ से ये पूरा हिमाचल है। हिमाचल पे कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं उसकी हमें बात करनी है। नोट करते हैं हम। तो पहली जो परियोजना आती है ये रही, इसे कहा जाता है करचम वांगटू परियोजना। हम बात कर रहे हैं हिमाचल में सतलज नदी की। पहली जो परियोजना आती है उसका नाम है करचम वांगटू परियोजना। दूसरी जो परियोजना आती है उसे कहा जाता है कोल डैम परियोजना। तीसरी जो परियोजना आती है इसे कहा जाता है नाथपा झाकरी परियोजना। और चौथी जो परियोजना आती है इसे कहा जाता है भाखड़ा बांध। हिमाचल में हमने 4 परियोजनाओं की बात कर ली। आगे हम चलते हैं पंजाब के अंदर। पंजाब में इस पर कौन कौन सी परियोजना आती हैं वो हमें देखना है।
ये है सतलज नदी। एक आती है यहाँ पर परियोजना इसके ऊपर जिसे कहा जाता है नांगल बांध। सतलज नदी की बात कर रहे हैं, पहला आता है इस पर नांगल बांध, और उसके बाद हम बात करें आगे, दूसरा आता है इस पर एक स्थान है जिसका नाम है हरिके बैराज। ये है हरिके बैराज। हरिके बैराज मैंने पहले आपको बता दिया था, एक तो व्यास और सतलज का संगम स्थल है, पंजाब के अंदर है, ये था। तो पहली है सतलज नदी पर कटचम वांगटू परियोजना, दूसरी है कोलडेम परियोजना, तीसरी है नाथपा झागरी परियोजना जो लगभग 1975 में बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद में आता है बाहड़ा नांगल बांध, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी 225.5 मीटर ये ऊंचा है। इसके बारे में बहुत सी विशेषताएं हैं, हम सारी बातें इसकी करेंगे। हमारी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वहाँ है, इसका निर्माण कब किया गया, किसने किया, उद्घाटन किसने किया, और इसके जो शब्द हैं इसको लेकर वो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा थी, सारी बातें हमारी वहाँ रहेगी बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर। उसके बाद में आता है नांगल बांध। नांगल जो है वो पड़ता है रोपड़ के अंदर, रोपड़ जो ज़िला है पंजाब का वहाँ पड़ता है। इसको मिला जुला रूप कहा जाता है, बाखड़ा नांगल बांध भी इसको कहा जाता है। तो ये स्पष्ट देख लेना आप, बाखड़ा पड़ता है हिमाचल में और नांगल पड़ता है पंजाब के अंदर। बाखड़ा नांगल बांध के पास एक जलाशय भी है पीछे इसके, और जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर, इसके पीछे एक जलाशय है, इसका नाम है गोविंद सागर जलाशय, ये ध्यान कर लेना। उसके बाद में आता है हरिके बैराज, व्यास, सतलज और संगम इसका होता है। उसके बाद में व्यास नदी कहाँ चली जाती है, सॉरी ये सतलज नदी कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, और यहाँ जाकर जिसका नाम था लोधराम चिनाब में जाकर मिल जाती है। ये हमने कर ली सतलज नदी। लास्ट हमारी बचती है व्यास नदी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। व्यास नदी, व्यास नदी ऑलरेडी बनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसकी कहानी। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है, बना रखा है, ये व्यास नदी रही। व्यास नदी में हिमाचल पर एक बांध है, ये रहा, इस बांध को कहा जाता है पोंग बांध। पोंग बांध, पोंग बांध का नाम महाराणा प्रताप सागर भी नाम आता है इसका। पोंग बांध में जो हिस्सा है 3 राज्यों का है, इसके अंदर पंजाब का आता है, राजस्थान का आता है और हरियाणा का हिस्सा आता है पोंग बांध में। और पोंग बांध का पानी, इसकी जो आपूर्ति होती है वो राजस्थान को, जो सर्दियों में राजस्थान में पानी कम पहुंचता है, उसकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए पोंग बांध का निर्माण किया गया है। तो ये रही हमारी व्यास नदी। व्यास नदी पर पोंग और पंडोआ बांध भी, वो भी हिमाचल के अंदर ही पड़ता है। तो दोस्तों हमने इन नदियों पर जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनकी हमने बात कर ली, और परियोजनाओं से संबंधित जो समस्या थी उनकी हमने बात कर ली। अब एक हमें सिंधु जल विवाद की बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं दोआब क्या है। दोआब क्षेत्र कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है, वो क्या है। दो जो नदियाँ होती हैं, दो नदियाँ, उनके बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। प्रश्न आता है कई बार, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कोई नाम दे दिया जाए और वो कौन सा प्रदेश है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, यह जो नदी है हमारी सबसे बड़ी नदी जिसके बारे में हमने बात की थी, इस नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी। उसके बाद में ये रही हमारी चिनाब नदी। उसके बाद में ये है हमारी झेलम नदी। उसके बाद में ये आती है हमारी रावी नदी, और उसके बाद में लास्ट में आती है हमारी एक नदी, इस नदी का नाम है सतलज नदी। और सतलज की एक सहायक नदी थी छोटी सी, इस नदी का नाम है व्यास नदी। तो ये नदियाँ थी। हमें देखना है कि दो आब क्षेत्र जो है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, वो कौन कौन सा है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये जो प्रदेश पड़ता है हमारा, इस नदी का नाम बताया था आपको सतलज, और ये व्यास। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, इसका नाम है बिस्ट, बिस्ट दोआब।
क्षेत्र ये रहा। इसके बाद में रावी और व्यास के बीच के इस क्षेत्र को कहा जाता है बारी। ये जो प्रदेश है इसे बारी दोआब कहा जाता है। इसके बाद में ये रावी और चिनाब है, इसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है रचना। इसे रचना दोआब कहा जाता है। और झेलम और चिनाब के बीच का ये जो प्रदेश है इसे कहा जाता है छाछ दोआब, दोआब कहा जाता है। और सिंधु झेलम और चिनाब के बीच के इस क्षेत्र को कहा जाता है त्रिआब, त्रिआब। त्रिआब क्यों कहा जाता है? अभी हम कह रहे हैं दोआब, लेकिन यहाँ पर 3 नदियाँ हो गई। सिंधु झेलम और चिनाब तीनों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है त्रिआब, या इसे कहा जाता है सिंधु सागर मैदान, सिंधु सागर मैदान कहा जाता है। इसी क्रम में एक नीचे नदी और बहती थी, पहले पौराणिक नदी। ये नदी बहती थी और सिंधु की ही सहायक नदी थी, आगे जाकर कभी सिंधु में मिलती थी ये नदी है। इसका पहले नाम था सरस्वती, लेकिन अब इसका नाम हो चुका है घग्गर नदी। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ घग्गर नदी, और यहाँ लिखते हैं सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। तो देखो आप, इन दोनों के बीच के प्रदेश को कहा जाता था इस तरीके से। ये जो प्रदेश है सतलज और सरस्वती के बीच में, इसे कहा जाता है सतलज सरस्वती दोआब। नदियों के नाम पर इसे कहा गया था सतलज सरस्वती दोआब। तो दोस्तों, सतलज सरस्वती और सतलज के बीच में सतलज सरस्वती दोआब, और ये आपके सतलज और ये व्यास के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है बिस्ट। व्यास और रावी के बीच को कहा जाता है बारी। रावी और चिनाब के बीच को कहा जाता है रचना, और चिनाब और झेलम के बीच को कहा जाता है छाछ दोआब, और तीनों के बीच को कहा जाता है त्रिआब। याद करना थोड़ा आसान है, देखो आप कैसे। ये बिस्ट लिखा है, ये बै और ये स, उसके बाद में बिस्ट बै हो जाता है ब्यास से, इसको व्यास की जगह ब्यास पढ़ लेना आप, और सह से हो जाता है सतलज। दोनों का पहला अक्षर उठाकर बिस्ट आप पूरा कर लेना। बारी की बात करें, ये बै से ब आ जाएगा, रै से रावी आ जाएगा, तो बै और रै बारी, इस तरीके से इसको जोड़ के इसको याद कर लेना। रचना की हम बात करें तो रै से रावी और चय से चिनाब, दोनों को मिला के रचना का नाम बन जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इस तरीके से इसको हमें याद करना, और ये तो नाम के हिसाब से ही है, ये आपके ये याद रह जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इनकी बात कर ली। उद्गम आपको बताया था, इसका उद्गम होता है बोखरचू से, इसका उद्गम होता है शेषनाग से, इसका उद्गम होता है चंद्रा और भागा। ये तंडी नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में, जो आपका बड़ा लाल चला दर्रा है, वहाँ से होता है। इस नदी का नाम है आपका चिनाब नदी। रावी नदी की बात करें, रै से रावी और रै से रोहतांग। देखो बड़ा आसान है, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, रै से रावी और रै से रोहतांग। अगर हम इस नदी की बात करें, इस नदी का नाम है सतलज, इसका उद्गम होता है राक्षसताल झील से, राक्षसताल झील, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। सरस्वती नदी है, हमें यहाँ नहीं पढ़नी है, फिर भी आपको बता दूँ इसका उद्गम होता है शिवालिका की पहाड़ियाँ, शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिवालिका की पहाड़ी शिमला जिला है किसका? हिमाचल प्रदेश, यहाँ से इसका उद्गम होता है। जो क्षेत्र वाला हिस्सा है ये भी पूरा हो गया। अब छोटी सी एक बात और रहती है, वो क्या रहती है कि इन नदियों का बंटवारा कैसे हुआ। जो एक समझौता हुआ था हमारा, हम देख लेते हैं कौन सा समझौता हुआ था, उसके बारे में हम बात करते हैं। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ था, ये हुआ था 1960 में, 1960 में। और किसके द्वारा हुआ था, किसके सहयोग से हुआ था? विश्व बैंक के सहयोग से ये हुआ था। इसमें किस किस के बीच में हुआ था? एक तो था पाकिस्तान के साथ और दूसरा भारत। किस बात को लेकर हुआ था? जल बंटवारे को लेकर ये बात हुई थी। बात ये हुई थी भी ये आपकी सिंधु, ये आपकी झेलम और ये आपकी चिनाब है, इन तीनों नदियों के 80% पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। बाकी 20% पानी का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। ऊपर वाली तीनों नदियाँ, पहली है सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी कौन यूज में लेगा? भारत लेगा। नीचे वाली तीन नदियाँ, जिनमें एक तो आती है आपके रावी और एक आती है व्यास और एक आती है सतलज, इनका 80% पानी कौन काम में लेगा? भारत, और इसका 20% कौन काम में लेगा?
पाकिस्तान काम मिलेगा, ये समझौता हुआ था 1960 में। इसका मतलब ऊपर वाले तीनों नदियाँ पाकिस्तान की और नीचे वाले तीनों नदियाँ किसकी आती हैं? इस नदी की हम एक बार बात नहीं कर रहे हैं, ये नदी विलुप्त हो चुकी है, वर्तमान में नहीं है। तो ये तीन नदियाँ, नीचे वाली जो तीन नदियाँ आती हैं 1, 2 और 3, ये किसकी है? भारत की। और 1, 2 और 3 ये किसकी है? पाकिस्तान की है। सिर्फ 20% हिस्सा एक दूसरे को दिया जाता है। ये था सिंधु जल समझौता और विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। और पाकिस्तान कहता है कि भारत इस बात का समर्थन नहीं करता, इस समझौते को नहीं मानता है पाकिस्तान। तो दोस्तों आज हमने सिंधु जो आपका तंत्र था उसकी हमने बात कर ली। कुल मिला के हमारी 6 नदियाँ थी, जिसमें एक तो थी आपकी सिंधु नदी, एक थी आपकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसकी हमने बात कर ली। इनमें बड़ी नदी जो है इसकी सहायक नदी, उसका नाम है चिनाब नदी, जो सिंधु की सहायक नदी सबसे बड़ी है। तो ये हमारा जो आपका सिंधु जल तंत्र है ये हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।